नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल 26 अप्रैल है, लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होगा और राजस्थान में इसके साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका और 13 सीटों पर कल मतदान हो जाएगा। कल शाम 6 बजे या जब भी मतदान समाप्त होता है, उसके बाद राजस्थान में लोकसभा चुनाव की धूम नहीं रहेगी। 25 सीटों पर मतदान है और इनमें 22 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो उसका 13 सीटों पर ईवीएम पर होगा, लेकिन बांसवाड़ा की सीट पर उन्होंने प्रत्याशी को हटने के लिए कहा। प्रत्याशी हटा नहीं, चुनाव चिन्ह रह गया, प्रत्याशी को निकाल दिया गया पार्टी से और कांग्रेस बाप के लिए, भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए वोट मांग रही है, अपने प्रत्याशी के लिए हाथ के लिए वोट नहीं मांग रही। 23 प्रत्याशी कांग्रेस के मैदान में, लेकिन 22 के लिए कांग्रेस वोट मांग रही है। 3 सीटें उसने गठबंधन दी है, सीपीएम को उन्होंने सीकर दी, नागौर दी आरएलपी को, और बांसवाड़ा उन्होंने अपनी ओर से एक तरफा प्यार जताते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी बाप को दी। और कल जो 13 सीटों पर मतदान है, इनमें 3 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार हैं। बाड़मेर में तो त्रिकोणीय संघर्ष हो ही रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय रविंद्र भाटी। उम्मीदराम बेनीवाल, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री बीजेपी से, उम्मीदराम बेनीवाल कांग्रेस से, और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक शिव के, वो निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है बीकानेर में, क्षमा करें, बाड़मेर में। और बांसवाड़ा में भी ट्रेंगुलर बनती है नहीं बनती है। अगर ट्रेंगुलर बनती है तो बीजेपी को सीधा फायदा होगा। हाथ के निशान पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरा है, पार्टी से निकाल दिया गया। अगर वो त्रिकोणात्मक बना देता है संघर्ष को, तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होगा। नहीं बना पाएगा तो बाप को सीधा फायदा होगा। कल चुनाव में 23 लाख मतदाता बढ़ गए हैं पिछले साल के मुकाबले, 2019 के मुकाबले। इन 13 सीटों पर 23 लाख मतदाता बढ़े हैं। पिछली बार 152 प्रत्याशी, इस बार 152 प्रत्याशी हैं। पिछली बार 115 प्रत्याशी थे इन 23 सीटों पर, इन 13 सीटों पर, क्षमा करें। और इनमें 145 पुरुष और 7 महिला प्रत्याशी हैं। पिछली बार 108 पुरुष लेकिन महिला प्रत्याशी 7 ही थी 2019 में इन 13 सीटों पर। मतदान बूथ 28,758, इन पर कल वोट पड़ेंगे। पर कल भी सावा है बहुत बड़ा राजस्थान में। शादी ब्याह का बड़ा भारी योग संजोग है कल। ऐसा ही योग संजोग 19 अप्रैल को भी था। मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ, जो गिरा, उसके पीछे कई कारण, कई ढूंढते रह जाएं, लेकिन मेनली कारण यह है कि 19 अप्रैल को भी शादी ब्याह का ज़बरदस्त सावा था और 26 अप्रैल को उससे भी ज़बरदस्त सावा है। और सावे में जब शादियां होती हैं तो लोग आजकल डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं, लड़की वाले एक दूसरे शहर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके सारे परिवारजन वोट देने से वंचित अगर इन 13 सीटों पर वो रहते हैं तो सावे का भी बड़ा योगदान रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद पहली बार जो चुनाव हुआ पहले चरण में, उसमें जितना कम प्रतिशत हुआ मतदान, उसे लेकर राजनीतिक पार्टियां बहुत जागरूक हैं। कांग्रेस तो है ही, लेकिन बीजेपी उससे ज़्यादा जागरूक है। बीजेपी को लगता है कि वो अपने वोटर को नहीं निकाल पाई, इसलिए बीजेपी के घर घर जाकर वोट निकालने वाली जो मशीनरी है, पन्ना प्रमुख है, उनको विशेष रूप से सक्रिय किया गया है। और यही उसकी असली स्ट्रेंथ है। मोदी की गारंटी तो है ही, अनुच्छेद 370 है, राम मंदिर है, सब कुछ है, पर ये सब कुछ तभी काम का है जब घर से जाकर वोटर को निकाल के लाओगे आप और वोट डलवाओगे। आपका वोटर आत्ममुग्धता में मोदी 400 पार के नारे के साथ घर बैठा रह जाएगा, तो जो 12 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है, इन 13 सीटों पर भी आपके सामने वैसा ही संकट आ सकता है किसी भी सीट पर। लेकिन कांग्रेस का वोटर, इस बार गाड़ियाँ नहीं लगाई जा रही वोटर को लाने के लिए, पहले तरह मान मनवार नहीं है। कांग्रेस का वोटर भी ऐसा ही है, जो सेट है कि ये वर्ग, ये जातियाँ, इस तरह के लोग वोट देने आएंगे। सतह चलकर आ रहे हैं लोग वोट दे रहे हैं कांग्रेस को। तो जो कांग्रेस को दे रहे हैं वो भी सतह चल के आ रहे हैं, जो बीजेपी को दे रहे हैं सतह चल के आ रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के ऐसे वोटर हैं, जो फ्लोटिंग वोटर हैं, वो सामान्यतः घर बैठे रह जाते हैं, तो प्रतिशत गिर जाता है। उससे बीजेपी को आशंका होती है। इसलिए इस बार
इन 13 सीटों पर बीजेपी पूरी तरह ताकत से लगी हुई है कि अपने वोटर को ना छोड़ें, अपने वोटर को निकाल कर लाएं। अब इन 25 सीटों पर जो चुनाव अभियान चला, मोदी तो बार बार आए, अमित शाह कई बार आए, रोड शो किया, मोदी ने भी रोड शो किया, दौसा में रोड शो करने के बाद पीछे जाकर पश्चिम में रोड शो किया, कई सीटों पर, जोधपुर में भी अमित शाह आए, सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी केवल एक बार आए, और वो भी शायद पहले ही आए थे चरण में, फलौदी में आए और अनूपगढ़ में आए, उसके बाद राहुल गांधी नहीं आए। प्रियंका गांधी जालौर जरूर आई, जालौर सिरोही सीट पर, लेकिन गांधी फैमिली ने ज़्यादा दखल नहीं दिया दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार अभियान में। खड़गे भी शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं आए। ये चुनाव प्रचार भी कांग्रेस ने अपने ही लोगों पर छोड़ा, और उन्होंने किस तरह का प्रचार किया और किस तरह के वोट इकट्ठा करने की मशीनरी लगाई है, वक्त बताएगा। बाड़मेर में आज एक नई घटना हुई। बाड़मेर में आरएलपी के जो प्रत्याशी थे पिछली बार, उमेदराम बेनीवाल, उनको कांग्रेस में ले आया गया था, और कांग्रेस में हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी ने मिलकर अपना प्रत्याशी बना दिया था, कांग्रेस का प्रत्याशी। ट्रेंगुलर फाइट है, लेकिन आज अचानक आरएलपी के लिए, जबकि कांग्रेस ने एक सीट छोड़ी नागौर की, पर आरएलपी की लोकल यूनिट के जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया चुनाव प्रचार में। सब जानते हैं हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी में राजनीतिक रूप से मतैक्य नहीं है। कांग्रेस का साथ होते हुए भी हनुमान बेनीवाल के साथ हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी नहीं है। जाट राजनीति में वर्चस्व का सवाल है, नई और पुरानी पीढ़ी का अंतर है, इसलिए नहीं बुलाया। जब तो कहा कि हम कैलाश चौधरी के साथ हैं, आरएलपी ऑफिशियली कांग्रेस के साथ है, एक सीट ली है उसने, लेकिन आरएलपी की लोकल यूनिट कह रही है, बाड़मेर यूनिट, हम कैलाश चौधरी के साथ हैं। ये एक विचित्र सी बात है, लेकिन उमेदराम बेनीवाल और रविंद्र भाटी के सामने कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं। त्रिकोण संघर्ष है, और लगता है इसमें कि अब क्या आरएलपी की लोकल यूनिट, हनुमान बेनीवाल का चुनाव निकल गया, तो क्या अब लोकल यूनिट रंग बदल करके कांग्रेस का कोई नुकसान कर पाएगी, भाजपा का कोई योगदान कर पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, रविंद्र सिंह भाटी जैसे जैसे पोलराइज होंगे उनके पक्ष में वोट, जैसे जैसे उनकी ताकत दिखेगी, वैसे वैसे जाट राजनीति करवट बदलेगी, एक फैसला लेगी, और उस फैसले के अकॉर्डिंगली पोलराइज होंगे वोट। ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है किसान वर्ग की राजनीति में, जाट राजनीति में। अब वो आज की रात है, जिसको कत्ल की रात कहते हैं। आज की रात में बाड़मेर का जाट वोट क्या फैसला लेता है, 4 जून को पता लगेगा। फैसला लेकिन आज हो जाएगा। अब चलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की तरफ। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि गहलोत जी ने फ़ोन टेपिंग कराई थी, मुझे बुलाकर पेन ड्राइव दी थी, इसको वायरल करा दो मीडिया में, और मैंने वायरल कराई थी और फ़ोन टेपिंग कराई गहलोत जी ने। आज उन्होंने कई सारी बातें और कही, गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करने के लिए कहा था, और अपने बेटे की हार का बदला लेना चाहते थे, और संजीवनी घोटाले से जुड़े लोगों को सीएमआर बुलाया जाता था। पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना। 5 साल तक, जब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, तब तक लोकेश शर्मा उनके ओएसडी रहे। उनकी अंतरात्मा तब जागी है जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं है और वो मुख्यमंत्री की ओएसडी नहीं है। अब अंतरात्मा की आवाज़ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरे से ऐसा कराया गया, मेरे से ऐसा करवाया गया, मेरे से वैसा करवाया गया। पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये घर के भेदी बन गए हैं। अब अशोक गहलोत की ओएसडी ने इतना सब कुछ कहा, तो अशोक गहलोत ने इसे चुनावी हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि इसकी मात्र चुनावी हथकंडा है और कोई खास बात इसमें है नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बोल तो रहे हैं इस विषय पर उन्हें भी सतर्क होना चाहिए। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो ओएसडी है उनके, हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो सुनते थे, पानी पीजिए छान कर। अभी कहावत ऐसे बदली, ऐसी ओएसडी रखिए जानकर, तो अच्छी तरह जान करके ओएसडी रखिए सब लोग। और ये जो ओएसडी महाशय हैं, जो बीकानेर से चुनाव लड़ना चाहते थे, भीलवाड़ा से टिकट मांग रहे थे,
और 5 साल तक ओएसडी रहने के बाद जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे, फिर ये भी पद पर नहीं रहे, अब इनकी अंतरात्मा की आवाज़ पर इन्होंने ये सारे आरोप लगाए। इन आरोपों की जांच भी होनी चाहिए, इन आरोपों की सच्चाई की तह तक जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई क्रिमिनल केस बनता है तो इनको एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए, परंतु ये क्या उसमें सह अभियुक्त की श्रेणी में नहीं आते? एक सवाल मेरा ये। और क्या उसमें इनको वायदा माफ गवाह बनाया जाएगा जैसे शराब घोटाले के मामले में दिल्ली में बनाया गया? 2 सवाल में आज आपके लिए विचारार्थ छोड़ के जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं क्या कहा लोकेश शर्मा ने, क्या कहा अशोक गहलोत ने और क्या कहा भजनलाल शर्मा ने इस प्रकरण पर, जिसमें तीनों बातें शामिल है। पेपर लीक भी शामिल है, गजेंद्र सिंह शेखावत का संजीवनी घोटाले को लेकर भी शामिल है और अशोक गहलोत को कि फ़ोन टेपिंग भी शामिल है। क्या कहा लोकेश शर्मा ने, क्या कहा अशोक गहलोत ने और क्या कहा फिर भजनलाल शर्मा ने। मैंने तो जो सच्चाई थी वो व्यक्त की है और पूरे प्रदेश को उन सबूतों के साथ मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया कि वास्तविकता क्या थी। आज तक पिछले 3 साल से मैं ये कहता रहा कि वो ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिली और उनको मैंने सर्कुलेट किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि 16 जुलाई को 2020 में जब ये सभी लोग फेयरमाउंट में थे, मैं भी उस दिन फेयरमाउंट होटल में ही था, ये जब वहां से निवास पहुंच गए तो इनके पीएसओ का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ हैं रामनिवास, उनका मेरे पास में कॉल आया कि आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए, आपको मुख्यमंत्री जी किसी अर्जेंट काम के लिए याद कर रहे हैं। मैं वहां पहुंचा, लगभग 1-1.5 घंटे के बीच का मुझे समय लगा, क्योंकि कुकस से मुख्यमंत्री निवास पहुंचने में इतना समय तो लग ही जाता है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो पिंक हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दी हाथ में और एक प्रिंटेड पेपर दिया। पेन ड्राइव देके मुझे ये कहा कि इसमें जो कुछ है वो आपको मीडिया को इमीडिएटली सर्कुलेट करना है। ऑडियो कोई कुछ बना सकता, ऑडियो में क्या है? ऑडियो दम है क्या? मतलब जिसमें ऑडियो दम है हमारे शेखावत साहब का, जो सगा गिरा रहे थे हमारी अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान और ये गजेंद्र सिंह शेखावत, वो ऑडियो लेके फिरा ना सीबीआई हमारे एसीबी वाले, अभी तक कोई संबंध नहीं दे रहे। वो किसमें क्या दम होता है? चुनाव के पहले जीतने के लिए हथकंडे किए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हथकंडों की। भाई मैंने कहा हमको कौन क्या बोलता है, कौन कब ज्वाइन कर रहा है बीजेपी, पता नहीं पड़ता है। जैसे करप्शन की शिकायत हमारे ऊपर होती है नेताओं पर, जैसे जाओ बीजेपी में आप वॉशिंग मशीन लगी हुई है, आप बिल्कुल पार्क साहब निकल जाते हो। ये देश में माहौल बना हुआ है। आज आपने देखा है कल कि अशोक गहलोत साहब के ओएसडी ने जिस तरह की बातें कही हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वो आपके सामने है कि हम कितना राजनीति में कैसा करते हैं, ये सभी आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता जवाब देना चाहेगी भ्रष्टाचार का, जनता जवाब देना चाहेगी युवाओं के साथ पेपर लीक करके किया कुठाराघात का, जनता चाहेगी तुष्टीकरण का जवाब देना। मैं आपसे कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता तैयार बैठी है इन सारी बातों का जवाब देने के लिए। तो अब ये अशोक गहलोत के लोग कुछ बीजेपी में चले गए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय 5 साल उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। लालचंद कटारिया चले गए, उनके पूर्व विधायक चले गए और ये मैंने सीताराम अग्रवाल चले गए जो विद्याधर से चुनाव लड़े, जो रीको के डायरेक्टर थे। बेनिफिशियरी उनकी सरकार के लोग भाजपा में एक एक करके जा रहे हैं या उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो मेरे को एक कविता याद आ रही है। प्रकाश जैन अजमेर में लहर के संपादक थे, बड़े कवि हुए हैं। वो अक्सर कहते थे, चुभता है तो क्या करोगे प्यारे, कि स्वेटर तुम्ही ने बुना है। अशोक गहलोत जी आपके चुने हुए लोग थे, आपने साथ रखे 5 साल, आपने इनको मक्खन खिलाया, सत्ता की मलाई चाटी इन्होंने। अब जाकर ये एक एक कर आपको विदाई किया गीत गा रहे हैं और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो आपको अपने ही लोगों ने घेरा है, अपने ही लोगों ने छोड़ा है। शायद आपकी राजनीति के लिए भी एक नए तरीका अध्याय है जिसे आप अब पढ़ना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल मतदान होना है कल। और आज एक घटना और हुई कि सीपी जोशी
जो सांसद हैं चित्तौड़ के, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया था, बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भाषण तो हम नहीं सुनवा सकते आज, इसकी आचार संहिता की पाबंदी है चुनाव आयोग की, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर भिवाड़ी में एक शिकायत दर्ज की गई थाने में, कोई अब्दुल गफ्फार हैं और रफ़ीक हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर 2 दिन तक रिएक्शन नहीं हुई, तो जो बात बोली गई है उससे जो ध्रुवीकरण होना चाहिए वोटों का, वो नहीं हो रहा था। मुस्लिम वर्ग की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था। मैंने पहले भी कहा था आपसे, मुस्लिम वर्ग अब वो रिएक्शन देने से बचता है किसी भी आक्रमण का। लेकिन आज 2 लोग भिवाड़ी में, अलवर में, जहाँ पे चुनाव हो चुका, वहाँ पर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब इस शिकायत का क्या होगा ये तो पुलिस जाने, किस धारा में क्या बात आती है नहीं आती है। लेकिन फिलहाल जो भाषण विवाद का विषय नहीं बन रहा था, उसे आज थाने में शिकायत दर्ज करके विवाद का विषय बना दिया गया है। सीपी जोशी जमकर चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर सीपी जोशी भिलवाड़ा में कांग्रेस के, वो भी दमकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के लोग लगभग हर सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। अजमेर में रामचंद्र चौधरी, भागेश चौधरी के सामने भी आ डटे हैं अपने डेयरी समितियों के बूते पर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लग रहा था चुनाव मंडेगा नहीं कांग्रेस का, पर पहले वाली 12 सीटों पर भी मंडा और 13 सीटों में से भी लगभग 7-8 सीटों पर कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में आ गई है और टक्कर दे रही है, एहसास करा रही है। पहले लगता था कि कौन तो कांग्रेस को टिकट मांगेगा, कौन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। चुनाव की शुरुआत में ऐसा लग रहा था, लेकिन पहले दौर में भी 8 से 9 सीटों पर अच्छी टक्कर दी कांग्रेस ने। नतीजा क्या होगा हम नहीं जानते। और इन 13 सीटों पर भी 7 सीटों पर कम से कम कांग्रेस, 8 सीटों पर कम से कम कांग्रेस मुकाबले में आ खड़ी हुई है। हार जीत हम नहीं जानते किसकी होगी, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई है प्रचार प्रसार की, टिकट बंटने की, हर आदमी ये पूछता मिलता है 25 जीतने की हैट्रिक लगेगी या नहीं। और ये मैंने पहली बार देखा कि आपसे पूछने वाला पहले तय करके जवाब पूछता है आपसे सवाल, कि आप वैसा जवाब नहीं देते हो तो उसको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे घूर के देखता है कि देशद्रोही कहाँ से आ गया अगर आप एक सीट भी कम बताओ बीजेपी की। तो ऐसे माहौल में हम केवल नीरक्षीर विवेक से समीक्षा कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं कौन जीतता है कौन हारता है, किसके मुद्दे, मोदी की गारंटी पर कितनी वोट अपील होती है, जातीय समीकरण कितना असर डालते हैं। लेकिन ये मैं स्पष्ट जाते जाते कहना चाहता हूँ, एक तरफ मोदी की गारंटी, जय श्री राम और अनुच्छेद 370 कॉमन सिविल कोड जैसे एजेंडे हैं, दूसरी तरफ जातीय समीकरण है। मोदी की गारंटी का मुकाबला राजस्थान की जातिवादी सोच और जातीय समीकरणों से है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन से है। क्या मोदी की गारंटी के ऊपर ये हावी हो पाएगा, या जो वैचारिक आवेग पैदा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के आने से, भाषण से, उन विचारोत्तेजक भाषणों से, ये तो स्पष्ट है कि शहरी मतदाता एक तरफ झुक रहा है, लेकिन ग्रामीण मतदाता, खासतौर पर किसान जातियां जिसमें जाट, गुजर, मीणा, माली शामिल हैं, उनका वोटिंग बिहेवियर क्या रहेगा। और जातिवादी सोच से ऊपर उठ कर के वो देश के लिए या पार्टी के लिए या मोदी के नाम पर, नेता के नाम पर वोट देंगे, या कि वो स्थानीय सोच से और अपने उम्मीदवार की जाति से, जाति समीकरणों से प्रभावित होकर वोट देंगे। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक धारा का मुकाबला दूसरी परमानेंट चली आ रही जातिवादी सोच और धारा से है। इसमें कौन कैसे समीकरण बनाता है, कैसे बाजी मार के ले जाता है, ये सिर्फ 4 जून को पता चलेगा। जाते जाते आपसे वोट की अपील कि प्लीज़ ज़रूर से वोट डालने जाएं, घर बैठे ना रहें। पहले चरण में काफ़ी वोट कम पड़ा है। हर आदमी, बच्चा देश के काम का हो जाए, जिसकी भी 18 साल उम्र है, वोटिंग लिस्ट में नाम है, आप जाइए, वोट ज़रूर डालिए, किसी को भी दें।
उम्मीदवार को पसंद करें, पार्टी को पसंद करें, विचारधारा को पसंद करें, जो मर्जी आए, लेकिन वोट जरूर जाए वोट देने। इसी अनुरोध के साथ पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।